हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग यूनिट 1 शुरू करने वाले हैं, हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है? ये आपके जो नेट जेआरएफ की क्लासेस है वो आज से रेगुलर होंगी और डेली की डेली हम लोग 2 क्लासेस कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका हिंदी भाषा और उसका विकास। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस से देख लीजिए कि हम लोग यूनिट 1 में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सारे ही टॉपिक ऑलमोस्ट इसमें कवर कराए जाएँगे। जैसे कि आपका हो गया हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएँ, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ एवं उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएँ और हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत ये भी देखिए पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग एवं उनकी बोलियाँ। उसके बाद हमारा देखिए खड़ी बोली, ब्रज एवं अवधी की विशेषताएँ, हिंदी के विविध रूप जैसे कि हिंदी, उर्दू, दक्खनी, हिंदुस्तानी इत्यादि। फिर आप देख सकते हैं कि हिंदी का भाषिक रूप में स्वनिम व्यवस्था, खंड्य और खंड्यतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास एवं हिंदी रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था आदि। और आप लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब कुछ इसी में पढ़ेंगे, ठीक है? इस चीज़ को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए, आपका सिलेबस याद होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसको इरेज़ कर देती हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोगों के पास सिलेबस नहीं है तो। लेकिन एकदम अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि हम लाइन वाइज़ अब पढ़ेंगे और सिलेबस याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको आज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना, तब आपको एक दिन रियलाइज़ होगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो देखिए, सबसे पहले भाषा समझिए। भाषा का अपना ही क्या है, एक इतिहास रहा है, ठीक है? और भाषा क्या है? माध्यम का साधन है, ठीक है? भाषा क्या है? हम अपनी अभिव्यक्ति कर सके, उस अभिव्यक्ति का क्या है? माध्यम है, एक साधन है। भाषा क्या है? एक माध्यम या साधन है। और याद रखिएगा कि भाषा का एक अपना ही प्राचीन इतिहास रहा है। समय-समय पर आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली जो भाषा है उसके रूप में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बोली मिलकर कुछ नई बोली बना लेती है, कुछ नई भाषा की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग भाषाओं के इतिहास को देखें कालांतर में जाके, तो काफ़ी कुछ क्या है अब परिवर्तित हो गया है। हिंदी भाषा ने भी अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने में काफ़ी लंबी समय यात्रा तय की है, जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले देखिए हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसके अंतर्गत आप देखिए लिखा है कि संसार की प्रत्येक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है? एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी क्या है? एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ क्या होता है? हिंदी का अर्थात भारतीय। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को क्या कहने लगे थे? हिंद कहने लगे थे। क्या कहने लगे थे? हिंद कहने लगे थे। अतः स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी जो भाषा है उसे हिंदी कहा जाने लगा। देखिए, भारतीय आर्य भाषाओं में देखिए विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतया 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। भारोपीय यानी कि भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय मिलकर क्या बना रहे हैं? भारोपीय। भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांटू, रेड इंडियन, काकेकस, सुडानी और बुशमैन। याद रखिएगा ये क्या है? 12 भाषा परिवार है। यानी कि जो हमारी हिंदी है वो किसके अंतर्गत आती है? भारोपीय भाषा ना हिंदी, यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। फिर देखिए लिखा है इन 12 भाषा परिवारों में भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। हिंदी क्या है? इसी भाषा मतलब इसी भाषा परिवार की भाषा है, जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया भी।
फिर है इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही क्या बोलते हैं? भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए भारतीय आर्य भाषाएं किसे कहते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा। अब पढ़ते हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में बांटा गया है? 3 कालों में बांटा गया है। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में बांटा गया है? 3 कालों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और तीसरा क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में बांटा गया है? 3 कालों में। और याद रखिए इसका जो समय काल है वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में 5000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में देखिए 1000 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक। आइए अब ये जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है। तो याद रखिए व्यक्त वाणी ही क्या है? भाषा है। जो हम व्यक्त कर रहे हैं, जिस वाणी को व्यक्त कर रहे हैं वह क्या है? भाषा है। भाष व्यक्तव्यम वाची, ठीक है, यानी कि व्यक्त वाणी ही क्या है? भाषा है। अर्थात भाषा वह साधन है, जैसा मैंने आपको बताया, ऊपर भी मैंने बताया था, भाषा क्या है? माध्यम या फिर साधन है। किस चीज का? अभिव्यक्ति का। तो याद रखिए कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं ग्रहण करता है। भाषा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वो सार्थक ध्वनि संकेतों का समूह है। भाषा जो है वो सामाजिक मनुष्यों के बीच पारस्परिक भाव एवं विचार विनिमय का माध्यम है। फिर देखिए भाषा का प्रयोग मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों में होता है। फिर है भाषा समाज के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास की परिचायिका या संवाहिका होती है। ये लाइन आपको एज इट इज याद रखना है। भाषा क्या है? समाज के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास की परिचायिका है। कि किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं? आपने देखा होगा, मान लीजिए कि आपको कोई लैंग्वेज आती है तो आपका बौद्धिक ज्ञान जो होता है वो उससे बढ़ता है। आप उस फील्ड में और भी अधिक बौद्धिक ज्ञान उस भाषा में क्या कर सकते हैं? अर्जित कर सकते हैं। उस भाषा से संबंधित आप सारे ग्रंथ पढ़ सकते हैं, सारे बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपका कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास होगा। और सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार से? तो याद रखिए कि जब कोई भाषा जो होती है वो समाज के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है, ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो क्या होता है? उसका सांस्कृतिक रूप से विकास होता है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए लिखा है भाषा की परिभाषा करते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मानना है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या है भाषा की परिभाषा? कि जो भाषा है वो उच्चारण अवयवों से उच्चरित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फिर देखिए भाषा जो है वो सदा प्रवाहित होने वाली एक विपथगा है, एक सतत प्रवहमान सरिता है। यानी सरिता यानी क्या होता है? नदी है, जो देश काल एवं समाज रचना के अनुरूप परिवर्तित होते रहती है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। उसका इतिहास 3500 वर्षों से ऊपर का है। भारतीय आर्य भाषा का इस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। इस वर्गीकरण को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक चार्ट में उतार लीजिए और उसको अपने रूम में एकदम अच्छी तरीके से जहां आपका नज़र पड़ता हो लगा लीजिए। क्या होगा ना कि आप बार बार उस चार्ट को देखेंगे तो ये आपको याद करने में हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले नामकरण देखिए, फिर काल और फिर विशिष्ट भाषा। नामकरण में देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये पहला हो जाएगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में देखिए इसका जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व है, ठीक है। और याद रखिए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में दो भाषाओं में बटी है। पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा क्या है? लौकिक संस्कृत। फिर देखिए
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, ये इसका काल है। और इसकी विशिष्ट भाषा कौन कौन सी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में? पहली पहली पाली है, फिर प्राकृत है, फिर उसके बाद है अपभ्रंश। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में है हिंदी और हिंदी के अतिरिक्त और अन्य भाषाएं जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया इत्यादि। असमिया, फिर है मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी इत्यादि, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए लिखा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की विशिष्टताओं को पुनः इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। नाम वैदिक संस्कृत का, अन्य नाम क्या है? छांदस है, ठीक है। और इसका काल देख लीजिए 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। फिर देखिए लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का अन्य नाम क्या है? संस्कृत भाषा। कभी कभी आप लोगों ने PYQ अगर देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा। वो क्वेश्चन क्या होता है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है वह कौन सी संस्कृत से ली गई है, लौकिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत? तो याद रखिए जो हमारी संस्कृत भाषा है वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती है, ठीक है। और यह नाम किसके द्वारा दिया गया है? पाणिनि के द्वारा दिया गया है। इसको भी एकदम अंडरलाइन कर लीजिए, एकदम अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और रचना काल भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। अब हम लोग चलते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की प्रवृत्तियों पर। देखिए सबसे पहला क्या है? नाम है, फिर काल है और फिर विशिष्टताएं हैं। तो नाम में सबसे पहले प्रथम प्राकृत काल। प्रथम प्राकृत काल में क्या है? पाली है, ठीक है। सबसे पहले कौन था? पाली था। पाली का काल देख लीजिए 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद है इसकी विशिष्टता क्या है पाली की? कि यह भगवान बुद्ध के जो सारे उपदेश है वो कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। इसे भारत की प्रथम भाषा भी माना जाता है। फिर है द्वितीय प्राकृत काल। द्वितीय प्राकृत काल जो है वो है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और याद रखिएगा कि द्वितीय प्राकृत काल का जो नाम है वो क्या है? प्राकृत। जैसे पहले वाले का क्या था? पाली, वैसे ये है प्राकृत। और याद रखिएगा कि भगवान महावीर जो थे उनके जो सारे उपदेश है वो कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। फिर देखिए तृतीय प्राकृत काल जो कि अपभ्रंश और अवहट इसके अंतर्गत आते हैं। तृतीय प्राकृत काल में एक बार इसका काल देख लीजिए। अपभ्रंश का है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी और अवहट्ट का जो है वो 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी। इसे संक्रमण कालीन या संक्रांति कालीन भाषा भी कहते हैं। किसे? अपभ्रंश या अवहट्ट को। इसे भी एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए लिखा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण इस प्रकार से है। सबसे पहले प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी का काल देख लीजिए, मध्यकालीन हिंदी का, और फिर उसके बाद आधुनिक हिंदी का। आधुनिक हिंदी का 1850 से लेकर वर्तमान तक है। हिंदी का विकास क्रम इस काल से प्रवाह हुआ। ये लास्ट ईयर CG सेट में भी पूछा गया था और नेट JRF में तो ये लगभग हर साल ही रिपीट हो जाता है। देखिए सबसे पहले संस्कृत, उसके पश्चात पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। अवहट के बाद यही प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, ठीक है। अब देखिए वस्तुतः हिंदी विश्व में प्रचलित 3000 भाषाओं में प्रमुख है, जो भारोपीय परिवार यानी इंडो यूरोपियन की भाषा है। हिंदी किसके अंतर्गत आती है? भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में प्रचलित 4 भाषा परिवार में भारोपीय सबसे बड़ा है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहले देखिए भारोपीय बोलने वाले लोगों का जो परसेंट है वो सबसे ज्यादा है, फिर उसके पश्चात द्रविड़ है, फिर ऑस्ट्रिक है, उसके बाद है चीनी तिब्बती। फिर देखिए हिंदी का विकास अनेक चरणों में हुआ है। सबसे पहले सिंधु, फिर हिंदू, फिर हिंद से बना, जब उसमें हिंद प्लस ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ईरानी। ईरानी फारस वाले को कहते हैं ईरानी। ईरानी जो है वो स का जो उच्चारण है वो ह करते थे, जिससे क्या हुआ? हिंदी का नामकरण अस्तित्व में आया, जो मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है ये भी मान लीजिए, क्वेश्चन आ जाता है 1 लाइनर में, तो क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किसका शब्द है? फारसी भाषा का शब्द। और ये याद रखिएगा कि जैसे कि हिंदी है ना,
था सिंधी, ठीक है। और चूँकि जो फ़ारस वाले थे वो स का उच्चारण ह करते थे, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली सिंधु से टूट-फूट कर बोल सकते हैं, जो शब्द निकला है वो निकला है हिंदी। देखिए देवनागरी लिपि क्या होती है, तो उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की जो अभिव्यक्ति होती है वो लिपि कहलाती है। यानी लिखित वर्ण संकेतों के माध्यम से जब अभिव्यक्ति की जाए तो उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा जो होती है वो श्रव्य होती है, लिपि क्या होती है, दृश्य होती है। देखिए लिपि से आप एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि जो आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली कुछ लिपि मिली हुई है, ठीक है। तो उन लिपियों की बेसिकली खोज हुई है, लेकिन उन लिपियों को क्या नहीं किया जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है, बट तो उसे क्या किया गया है, देखा तो जा सकता है और देखा भी गया है, तो वह क्या है, दृश्य है। वह लिपि क्या हो जाती है, दृश्य हो जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये क्वेश्चन भी मान लीजिए आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। दूसरी प्राचीन लिपि क्या है, खरोष्ठी लिपि है। देव भाषा संस्कृत के लिए प्रयुक्त होने के कारण नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। क्रमिक विकास के रूप में हम देवनागरी लिपि के विकास को इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। देवनागरी लिपि को देखिए, सबसे पहले उत्तर ब्राह्मी। उत्तर ब्राह्मी कब तक थी, 350 ईस्वी तक। उसके पश्चात निकला गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के पश्चात है सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि के पश्चात कुटिल लिपि। देखिए कुटिल लिपि जो है वो दो भागों में विभाजित होती है, एक नागरी और एक शारदा। शारदा के अंतर्गत देखिए गुरमुखी है, कश्मीरी है, लहंदा है और टाकरी है। आप देख सकते हैं कि जो नागरी लिपि है उसका जो प्रयोग हुआ है वो 8वीं से 9वीं सदी ईस्वी में आरंभ हुआ था। 10वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच इस प्राचीन नागरी से ही उत्तर भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। इसकी दो शाखाएं मिलती हैं। नागरी की कौन कौन सी शाखाएं मिलती हैं, दो शाखाएं मिलती हैं, पहला पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। और याद रखिएगा कि पश्चिमी शाखा की सर्वप्रमुख या प्रतिनिधि लिपि ही देवनागरी लिपि है। याद रखिएगा जो देवनागरी लिपि है वो पश्चिमी शाखा के अंतर्गत आती है। इसे तुरंत तुरंत नोट डाउन कीजिए वरना आप लोग भूल जाएंगे। याद रखिए मेरी जो सारी क्लासेस अभी होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। उसके अंतर्गत आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा कि आप लोगों का जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है जून में, अगर आप लोगों ने ये सारी क्लासेस देख ली तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मेरे क्लास को देखना है, एक बार सबसे पहले आप लोग देखेंगे, उसके पश्चात फिर नोट्स बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज कर करके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। इस तरीके से क्या होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए एक बहुत बड़ा मिथ है कि मतलब आप लोगों को बहुत से ट्रिक्स वीडियो देखने को मिलते होंगे। मान लीजिए आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि टीचर पूरे क्लास में ही याद करा दे। ये पॉसिबल तभी है जब आप खुद से याद करना चाहें। जैसे मैं मान लीजिए आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो काफ़ी चीज़ें आप लोग अगर फोकस के साथ पढ़ेंगे तो वो आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। और जो चीज़ें नहीं हो पाएंगी वो मान लीजिए कि काफ़ी फैक्चुअल है तो उसे आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एकदम फोकस के साथ पढ़ेंगे तो आपको 50% चीज़ें जो है वो क्लास में याद हो जाएंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग कि जो नागरी है वह उसकी दो शाखाएं हैं, पहला पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी शाखा के अंतर्गत ही क्या आती है, देवनागरी लिपि आती है। अब देखिए पश्चिमी शाखा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और पूर्वी शाखा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। देखिए देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी जो है वो पश्चिमी शाखा के अंतर्गत आती है। पूर्वी शाखा के अंतर्गत बांग्ला लिपि, असमिया और उड़िया आती है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये भारत का दक्षिण का मैप है, ठीक है। तो आप इस साइड देख सकते हैं, इस साइड बंगला है, इस साइड ही असम है और इस साइड ही क्या है, उड़ीसा है। तो आप इधर मान लीजिए ये पूर्वी शाखा हो गया, ये तो पूर्वी दिशा है ना, और इधर क्या है, पश्चिमी दिशा है। और मान लीजिए यहाँ पर ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पूर्व और पश्चिम में। अगर आप इंडिया का मैप लेकर चलेंगे तो आपको ये जो यहाँ पर जो भाषा दिया हुआ है वो याद करने में क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। I mean, जो ये लिपि दिया हुआ है।
अब इसी तरीके से देखिए कि ब्राह्मी लिपि का गुप्त काल के आरंभ में दो भेद हो गए थे, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि या कलिंग लिपि, तेलुगु, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि का ही विकास हुआ है। याद रखिए दक्षिण ब्राह्मी से किसका किसका विकास हुआ है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तमिल लिपि का, कलिंग लिपि का, तेलुगु कन्नड़ लिपि का, ग्रंथ लिपि का और मलयालम लिपि का, इसका विकास हुआ है दक्षिणी ब्राह्मी से। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हिंदी के अंतर्गत क्या है, 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी क्या है, पहली उपभाषा कौन सी है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए पहला कौन सा बोली आ रहा है, ब्रज भाषा। फिर क्या है, कन्नौजी, फिर बुंदेली, फिर बांगरू और फिर खड़ी बोली। इसके अंतर्गत कुल कितने हो गए, 5 हो गए। फिर देखिए फिर उपभाषा है दूसरी पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है, यानी इसके अंतर्गत 3 हो गए। फिर बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, यानी इसके अंतर्गत हो गए 4। अब देखिए पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। अगर आप काउंट करें ये 5 है, फिर आप इसको काउंट करें ये 3 है, फिर ये भी कितना है, 3 है, और यहाँ पर क्या है, 4 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है। अगर आप इसको काउंट करें तो आप देख सकते हैं कितना हो जा रहा है, ये टोटल 18 हो जा रहा है। तो यही तो कह रहा था कि 18 क्या है, बोलियां हैं और 5 क्या है, उपभाषाएं हैं। और 5 उपभाषाओं के नाम आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए लिपि, लिपि जो कि एक लिखित ध्वनि संकेत है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, जो इस प्रकार से है। हिंदी, हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। फिर अंग्रेजी, अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, उर्दू किस में लिखी जाती है, फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो उर्दू होती है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है, और जो बंगला है वो तो बंगला ही लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, फिर देखिए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली और भी अन्य भाषाएं हैं, जिनमें संस्कृत आता है, मराठी आता है और नेपाली आता है। इसको एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले जो अन्य भाषा हैं वो कौन कौन से हैं, संस्कृत है, मराठी है और नेपाली है। ये आपका एमसीक्यूज में इजीली पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मान लीजिए कोई एक भी ऑप्शन इसमें ऐड कर देता है, और जो आपको नहीं पता होगा तो आप मान लीजिए कि गलत आंसर टिक कर दिए। इसलिए एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए लिखा है कि देवनागरी लिपि रोमन एवं फारसी लिपि की तुलना में क्या है, अधिक वैज्ञानिक है। ऐसा क्यों कह रहा है कि अधिक वैज्ञानिक है, बताइए। उसके पीछे कोई तो रीजन होगा कि देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है। क्यों अधिक वैज्ञानिक है, खुद से क्वेश्चन करिए। ठीक है, ताकि आप उसका असली आंसर जो है वो, सही आंसर जो है वो फाइंड कर सके। देखिए सबसे पहली बात, आप लोगों ने देखा होगा देवनागरी लिपि में जो क है उसका उच्चारण क ही होता है, लिखा भी क जाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा क के लिए अंग्रेजी के रोमन लिपि में कहीं के का यूज होता है, कहीं ch का भी यूज होता है, और कैट माने बिल्ली यानी सी का भी यूज होता है। यानी कि क के लिए वहां पर 3 शब्दों का, एक तरीके से बोला जाए 3 वर्ण का यूज हो रहा है। ठीक है, 3 अक्षर का यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि क्या है, अधिक वैज्ञानिक है। अब देखिए राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है, किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत के बहुसंख्यक लोग हिंदी को बोलते एवं समझते हैं, अतः भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। यह भाषा अन्य किसी भी भारतीय भाषा की तुलना में अधिक लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा कही जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां भी राष्ट्रभाषा रहेगा, ये भी आपका लास्ट ईयर सीजी सेट में पूछा गया था। सीजी सेट में आपका ये पूछा गया था कि जो राष्ट्रभाषा है वह
कौन सी भाषा होती है? तो फर्स्ट ही ऑप्शन शायद उसका यही था कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो आधिकारिक भाषा होती है, कामकाज की भाषा होती है, इस तरीके से। तो बिल्कुल सही है। बेसिकली क्या होती है, राष्ट्रभाषा जो होती है वो बहुसंख्यक लोग उसको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। सॉरी, राष्ट्रभाषा है ना, राष्ट्रभाषा। हाँ, राष्ट्रभाषा वही भाषा होती है जो कि बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है। सीजी सेट में आया था राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, और राष्ट्रभाषा जिसको कि सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, बहुसंख्यक लोग बोलते हैं। दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो आपको याद होना चाहिए। एक भाषा है जिसको कि आप यूज करते हैं अपने सरकारी काम-काज के जो कागज़ात होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसमें यूज़ करते हैं। और वह कौन-सी भाषा कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। और वह भाषा जो कि भारत के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है? तो हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि क्या है? राजभाषा है। ठीक है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है ना, राष्ट्रभाषा का तो नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? इसके पीछे भी तो कोई रीज़न होगा, क्वेश्चन करिए क्यों नहीं मिला है? क्योंकि जो साउथ के लोग हैं, वो हिंदी के राष्ट्रभाषा का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या चलती है? अंग्रेजी भाषा अधिक चलती है। ठीक है? अब देखिए लिखा है कि राजभाषा क्या होता है? सरकारी कामकाज की भाषा। मैंने ये आपको पढ़ा दिया। अब यहाँ से देखिए, भारत में हिंदी को संविधान की धारा 343 एक अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित किया जा चुका है। इसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। फिर देखिए हिंदी दिवस। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। याद रखिएगा, कब मिला था हिंदी को भारत संघ ने राजभाषा कब घोषित किया था? 14 सितंबर। इस सन याद रखिएगा 1949। मान लीजिए 14 सितंबर ही दे दिया ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में दे दिया 1949, दूसरे में 1950, फिर 1951, मान लीजिए एक तरफ 1948 भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1949 था। ठीक है, तो एकदम अच्छे से याद होना चाहिए आपको। फिर देखिए लिखा है, संविधान की धारा 343 से 351 तक हिंदी के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जिनमें राजभाषा आयोग का गठन, सरकार के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की व्याख्या आदि का प्रावधान है। ठीक है, और 343 से लेकर 351 के जितने आर्टिकल हैं वो आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, और वो हम लोग आगे देखेंगे भी अभी। ठीक है, आज केवल आपके जो फर्स्ट क्लास है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, एक तरह से आप कह सकते हैं सिलेबस का, कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। कल से एक तरीके से बोला जाए तो आपकी जो क्लासेस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से शुरू होगी, और टॉपिक वाइज हम लोग क्लास को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।